हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि मैम हमारी मैथ्स वीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि क्या मैथ्स को छोड़कर अदर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ्स दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मैथ्स जैसे रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सेम एज मैथ्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो तरीके से आपने उसमें पढ़ लिया तो आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा, मैथ्स में तुक्के लगाने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं मैथ्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो एक वीक स्टूडेंट एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस कवर करके अच्छे नंबर लेकर आएगा। उसके साथ ही साथ एक ठीक ठाक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसने ये वीडियो देख ली और अच्छे से फॉलो कर ली तो 15 में से 15 नंबर भी उसके आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं डीपी कांस्टेबल के बारे में। मैथ्स की बहुत सारी क्वेरी आती थी, उसको मैं इस कंप्लीट वीडियो में प्रॉपर जितने भी आपके डाउट है, मैथ्स को स्टार्ट कैसे करें, मैथ्स में जो डाउट बनता है, मैथ्स को लेकर जो फियर है वो कैसे दूर होगा। और मैथ्स में एग्जाम में अपीयर होने पर कई स्टूडेंट का ये हाल हो जाता है कि वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते डर की मारे। तो मैथ्स को कैसे आपको प्रॉपर तरीके से कवर करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स के बारे में बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले ये बात कि मैथ्स जो है वो आपकी दो भाग में बढ़ जाती है, एडवांस और अर्थमेटिक। जैसे कि हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग हमारी वर्बल और नॉन वर्बल में बढ़ जाती है। सेम एज मैथ्स जो है हर एग्जाम के लिए, मैं बेसिक बात कर रही हूँ, हर एग्जाम के लिए एडवांस और अर्थमेटिक में बढ़ जाती है। और आपको क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम का सिलेबस जान लेना है। क्यों? क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, सारा अलग नहीं होता, माइनर डिफरेंस होता है। वो भी कैसे कि कुछ एग्ज़ाम में मान लो एडवांस का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ एग्ज़ाम में हमें पता है कि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें एडवांस पूछी ही नहीं जाती, केवल अर्थमेटिक, मतलब रेयर एक दो क्वेश्चन एडवांस के आ गए तो आ गए, ठीक है। तो ऐसे में आपको अपना एग्ज़ाम रिलेटेड सिलेबस को जान लेना है। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल इन द सेंस कि मतलब जो थ्योरी यानी प्रमेय पर कोई क्वेश्चन आता हो डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। ये सारा आपको चेक करना है कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। उसके लिए आप कोई भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कोई बुक ले लो। आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप ले सकते हैं। और अगर आप बुक भी नहीं परचेज करना चाहो तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हो रखे हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। अगर आप चाहे तो इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट छोड़ देना कि मैम आप हमारे लिए मैथ्स का PYQ लेकर आए। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे और पॉजिटिव कमेंट होंगे कि आप सच में सीखने के लिए इच्छुक है, तो मैं आपके लिए PYQ जितने भी आपके बने हैं 2020 के और 2023 के, दोनों ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ और एग्ज़ाम की बेस्ट अप्रोच के साथ। और थर्ड, मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी मैथ्स के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ट्रिक्स लिख लेनी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वैसे मैथ्स में ज़रूरत नहीं होती, केवल उन चीज़ों में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लंबा जा रहा है, लेंदी वे में जा रहा है और आपको पता चला कि इसकी ट्रिक शॉर्ट ये है, तो उसको लिख लो, क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं, इसलिए ट्रिक्स को लिखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बाकी आपको जो मैथ्स में लिखने की मेन चीज़ वही होती है कि फॉर्मूलाज राइट डाउन करके जाओ, लास्ट में जब एग्ज़ाम होती है तो उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैथ्स का रिवीजन मल्टीपल करना है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ लिया मैथ्स और साल 2 साल हो गए, हम एक टॉपिक को वापस रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या उसके शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूलाज है वो हम भूल जाते हैं। तो ये तो बेसिक सा तरीका था। अब उसके बाद में जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 60% हो जाए उसके बाद आप मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। मुंह उठा के एकदम से मॉक मत देना, क्योंकि मैं भी ये गलतियाँ बहुत बार करती थी। उससे क्या है, बार बार आप डीमोटिवेट हो जाते हो, फिर मन ही नहीं करता वास्तव में उस चीज़ को पढ़ने का। इवन मॉक के लिए फियर हो जाता है, जैसे मुझ में एक टाइम पर बहुत था, मतलब हो जाता है ऑब्वियसली बात है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है तो मॉक देने का मन ही नहीं करता, क्योंकि कम नंबर आते हैं तो वैसे ही मन नहीं करता। मॉक दिए हो तो मॉक का एनालिसिस ज़रूर कर लेना, और एनालिसिस करने के बाद में आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे, जो भी आपकी वीक पॉइंट है उस पर काम करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी डीपी कांस्टेबल की मैथ्स के बारे में। अब देखो सीधा बता देती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम डीपी कांस्टेबल में मैथ्स किस टाइप की पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये
कि आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर की मैथ्स आती है, ज़्यादा इसमें वेटेज नहीं है। ढंग से करोगे तो ये ढंग से कर लिया ना तो 15 में से 15 नंबर ले आओगे। अगर आप कोई वीक स्टूडेंट हो और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी उसको फॉलो कर लिया तो 8-10 नंबर तो आसानी से ले ही आओगे। ठीक है, आपकी मैथ्स जो है एग्ज़ाम में कैलकुलेटिव आती हैं, ईजी आती हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग आती है। ईजी मतलब आपको देखने पे लगेगा कि हाँ हो जाएगा, पर उसको करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, ऐसी आपकी मैथ्स आती है। उसके अलावा मैं बात कर देती हूँ आपकी मैथ्स के लिए कोई भी इसमें तुक्के की गुंजाइश नहीं होती कि हाँ भाई मैं तुक्का लगा दूँ क्या, नहीं। मैथ्स में आप तुक्का लगा ही नहीं सकते, तुक्का लगा दिया गलत हो गया, सीधे सीधे नंबर कटेंगे। ठीक है, थर्ड इसमें बात ये रहती है कि आपकी एग्ज़ाम की जो मैथ है वो केवल 10th लेवल के क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको 11th की मैथ्स पूछ ली। 11th में क्या पूछ ले देते हैं, वेक्टर, सदिश, अदिश राशि, उसके अलावा आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब कई स्टेट लेवल के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन 11th की मैथ्स का आता है। उस बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो मैथ्स है वो 10th लेवल की मैथ्स आती है, नॉर्मल एकदम मैथ। दूसरा, इसमें आप बेसिक मेथड यूज़ करना और मैथ्स को हमेशा जो है किस्तों में पढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए आप बाई ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हो। जैसे कई क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते थे तो मैं हमेशा बाई ऑप्शन उठाने की कोशिश करती थी, और ऐसे में ऑप्शन भी जब उठाओ ना पीछे से उठाओ, जैसे कि आपने पहले डी उठाया, फिर सी, फिर बी और ए, और इस तरीके से चलते हो तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हो जाती है कि इसमें आंसर आपका सी होता है। मतलब ये एक अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है, बाकी ऐसा सटीकता नहीं है कि हमेशा यही रहे। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम में अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो ऐसे में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, मतलब कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया कि इसको गुणा भाग करने पर लास्ट में जो आंसर है वो कहीं ना कहीं एक सम संख्या आएगी, और आपके 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और आपको पता चल रहा है कि ए, बी, सी तीनों जो है एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर डी एक सम संख्या है, तो उसको आप यहाँ पर टिक लगा दो और साइड में अपने एग्जाम में जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें लिख दो क्वेश्चन नंबर ये जो है एक बार दोबारा देखना जब मुझे मौका मिले। ठीक है, तो ये तो था। आपको जब टाइम सेविंग करनी है तो आप विलोपन मेथड या एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड सदाबहार मेथड है, कभी भी नहीं भूलोगे। ट्रिक आपको अगर याद रहती है तो ट्रिक भी आपकी टाइम सेविंग करती है। ठीक है, तो ट्रिक अगर होती है तो उसको साइड में राइट डाउन करते जाइए। एक छोटी सी कॉपी तो बना ही लो मैथ्स की, मतलब ऐसा नहीं है कि मत बनाओ, वो काम आएगी आपके। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली आपकी एग्ज़ाम के बारे में कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले पेन कॉपी तो लेकर बैठो, क्योंकि पेन कॉपी लेकर बैठोगे जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको साथ के साथ राइट डाउन करते जाओ। ठीक है, और ये देख लो कि आपने कितने टॉपिक कर लिए और कौन से टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है, सीधा सीधा आते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में जो है ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी यही पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि मैथ्स में आपकी डीपी कांस्टेबल में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने खुद ने लगाए हैं 20 के तो खैर मैं खुद अपीयरिंग थी उसमें और मैंने देखे भी थे, और 23 में भी मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ का भी मैंने अभी हाल फिलहाल में जितने भी मैथ्स के PYQ बनते थे ना वो मैंने लगा के उसका जो निचोड़ है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब इसमें मेन टॉपिक कौन से होते हैं, जैसे मैं बता देती हूँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है उससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में भी पता है क्या चीज़ें पूछी जाती है, आप नंबर सिस्टम को बेसिक तरीके से पढ़ना अच्छे से। उसमें जैसे नंबर सिस्टम जो है वो संख्याएं हैं वो आगे विभाजित होती हैं, उसमें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या आगे जाके विभाजित होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, फिर परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब आपको डायरेक्टली कोई जैसे पूछ लिया आपसे 3.14 परिमेय है या अपरिमेय, पाई परिमेय है या अपरिमेय, उसके अलावा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या जो है वो ध्यान जरूर रख लेना। ठीक है, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी है नंबर सिस्टम में। ठीक है, थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, बाकी जो है आपको परिमेय संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए। बेसिकली इसमें एक चीज़ वो ज़रूर आती है जैसे कि 0.38 पे बार प्लस 0.36 पे बार, ऐसे करके ये चीज़ें आती है, तो ये आप सॉल्व करके जाना। सेकंड इसमें सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है, टफ नहीं है, 2 नंबर का आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी इस एग्ज़ाम में, तो देखो भाई साहब सिंप्लीफिकेशन केवल और केवल बोर्ड मार्क्स पर है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर उसके बाद में ऑफ यानी क्या का लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है, डी यानी डिवाइड लिखा है उसको सोल्व करना है, एम यानी मल्टीप्लाई है तो उसको सोल्व करना है, ए यानी एडिशन है तो उसको सोल्व करना है, एस यानी सब्सट्रैक्शन है तो उसको सोल्व करना है। मतलब ऐसे तरीके से जो चीज़ें रहेंगी ना उसी को इस तरीके से सोल्व करना है। ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए भी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहेंगे, पर आपके जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, टाइम लगेगा भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपकी पूरी स्क्रीन पर ही एक ही क्वेश्चन बन रहा है, इतने बड़े क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के।
नेक्स्ट इसमें टॉपिक रहता है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का केवल बेसिक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है पहले इसकी थ्योरी पढ़ के जाना, HCF एंड LCM में डिफरेंस पढ़ के जाना, ठीक है। तो अगर आपने इसकी थ्योरी किया, इसके बेसिक को भी अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में टॉपिक आपका रहता है एवरेज यानी कि औसत। अब औसत से जो है 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, बाकी आपके एग्जाम के जो रिव्यू है उसके आधार पर बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वजन पर आए हैं कि कुछ व्यक्तियों के समूह का वजन इतना है, अब एक व्यक्ति विशेष उस ग्रुप से निष्कासित हो गया है तो शेष का औसत वजन कितना होगा, या कोई एक व्यक्ति चला गया उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो बाकियों का जो वजन है वो कितना हो जाएगा, ऐसे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ कि परसेंटेज की। नेक्स्ट टॉपिक आपस में परसेंटेज हो जाता है। तो परसेंटेज अब आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ना ही है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो उससे आपके 3-4 टॉपिक अच्छे बनते हैं। जैसे परसेंटेज पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा होगा, आपका एवरेज अच्छा होगा, आपका डिस्काउंट अच्छा होगा, ठीक है। तो परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में परसेंटेज के पूछे जाएंगे, मिनिमम 1, मैक्स टू मैक्स 2, ठीक है। अब जो 2 क्वेश्चन बनेंगे वो कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे, वो बनेंगे आपके 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे, वो बनेंगे आपके आय और व्यय से। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है परसेंटेज। परसेंटेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। परसेंटेज में आपका किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आय और व्यय का, कि एक व्यक्ति की आय इतनी है, व्यय इतनी है, आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि व्यय न बढ़े, मतलब ऐसे करके बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति का खर्च और खपत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना। उसके अलावा मतदान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना कि 2 व्यक्ति विशेष हैं, उनमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए हैं और जो वेद मत का एक व्यक्ति को इतना % मिला है, एक को इतना मिला है, ऐसे मतलब बेसिक सा मतदान से रिलेटेड। एक बेईमान दुकानदार से जरूर करके जाना। बेईमान दुकानदार की मैं अगर बात करूं तो एक इवन क्लासेस पे जो सर है अपने भूतेश सर, उनकी एक वीडियो देख लेना, बस इनफ है बेईमान दुकानदार, या फिर अपने गगन सर की एक वीडियो देख लेना। एक टॉपिक है यहाँ से क्लियर करके जाना। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बता देती हूँ, बेसिक क्वेश्चन होएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो इस हिसाब से हो सकता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% और 30% लगातार छूट के साथ खरीदा, और अगर नगद में वह खरीदता है तो उसे 25% एक्स्ट्रा छूट मिलती है, और उसमें ये छूट प्राप्त करके किसी व्यक्ति विशेष को किसी लिमिटेड अमाउंट बता दिया जाएगा कि इस अमाउंट में बेचता है, उसको हुई लाभ या हानि, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अंकित मूल्य पर भी एक क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट मूल्य की। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई वस्तु खरीदी और उसका जो है 10% एक्स्ट्रा उस पर अंकित कर दिया, और उस पर 20 या 30% है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो ऐसे में कुल मिलाकर इसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है। ये था मेन टॉपिक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट से आपके एग्जाम में 0 या 1 क्वेश्चन, यानी कुछ शिफ्ट में पूछा ही नहीं और कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका रह जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपके एग्जाम में या तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे A/B और फिर C/D, इस हिसाब से, मतलब 3 दे दे और चौथा नहीं पूछे, या फिर आपका कोइंस से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों ही तरीके आप देख के जाना, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक रह जाता है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, या तो सिंपल एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, दूसरा 20 दिन में, दोनों मिलकर, या फिर इसमें दूसरा तरीका ये होता है इजी टू मॉडरेट बने। मॉडरेट में आपसे ये पूछ सकता है कि 2 या 3 व्यक्ति समूह में काम कर रहे हैं, पहले दिन ये 2 व्यक्ति, दूसरे दिन ये 2, तीसरे दिन ये 2 व्यक्ति कर रहे हैं, और या फिर आपसे जो है क्रमानुसार, यानी एक व्यक्ति आता है और दूसरा व्यक्ति जाता है, ऐसे करके आपसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके इसमें टॉपिक रहता है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो टाइम एंड डिस्टेंस का भी 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति साइकिल से इतनी चाल चल सकता है, पैदल इतनी चाल चल सकता है, आधा रास्ता साइकिल से जाता है, लौटते हुए पैदल आता है, तो टोटल जो है अपना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके अलावा चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोर जो है 8 बजे भाग गया, पुलिस जो है 9:30 बजे अपनी जीप लेकर गई, तो बताओ चोर पुलिस को कितने जल्दी पकड़ लेगी, किस टाइम पकड़ लेगी। ऑब्वियसली बात है पुलिस चोर को पकड़ेगी चाहे कितनी भी दूर भाग जाए। और फिर पुलिस की चाल जो है यहाँ पर चोर की चाल से हमेशा ज़्यादा ही बताई जाएगी, तभी पकड़ेगी, ठीक है। दूसरा इसमें टॉपिक रह जाता है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों ही टाइप का पूछा जा सकता है। यही एक बेसिक मैं बात करती हूँ, तो एडवांस का ये क्वेश्चन एक सब्जेक्ट है मेंसुरेशन, बाकी एडवांस का इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। मेंसुरेशन 2D और 3D होगा। अगर आपका एग्जाम का लेवल इजी है तो 2D से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई एक्स्ट्रा इसमें रामायण महाभारत है नहीं।
या फिर 3D से। तो 2D और 3D के जितने भी आपके जो है फॉर्मूलाज बन रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज को रट लेना, लिख लेना, ठीक है, बस कर लोगे आप, फॉर्मूला बेस है। दूसरा, इसमें CI और SI का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर इजी है तो SI का, यानी कि SI के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाए। पेपर आपका मॉडरेट है तो 1 SI का और 1 CI का। पेपर अगर आपका टफ हो गया तो दोनों ही क्वेश्चन आपके CI यानी चक्रवर्ती ब्याज के होंगे। अगर चक्रवर्ती ब्याज के भी क्वेश्चन हालांकि ईजी होते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम लगता है, मतलब टाइम लगेगा, तो तरीके से कर लेना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई साहब मैथ्स को करे तो करे कैसे। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो, कोई भी टीचर का पेड कोर्स ले सकते हो। यहाँ मैं आपको बेसिक यही बताना चाहूँगी कि जितना हो सके यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा है ना, तरीके से पढ़ लिया ना, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है, बस ये है कि यूट्यूब पे आप उस कंटेंट को कैसे उठाते हैं वो आप पे डिपेंड है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे को बिल्कुल लय से पढ़ाओ कि A के बाद B के बाद C के बाद D यही आए, मतलब एक टॉपिक की चाहे आप 25 क्लास करवा दो पर मेरे को बहुत तरीके से पढ़ाओ, तो ऐसे बच्चों को पेड कोर्स लेना चाहिए। बाकी देखो, आज के टाइम पे सब लोग समझदार हैं, बहुत सारे टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर आपको वीडियोस दे देते हैं, तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट से भी आप बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। कौन कौन से टीचर है, जैसे हम बात कर लेते हैं साहिल सर जो पहले वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे, अब आई थिंक अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, सबसे पुराने टीचर तो आई थिंक यही है जिनसे मैं पढ़ती थी। उसके अलावा अपने राकेश यादव सर है, ये अपना बेसिक और एडवांस दोनों ही तरीके से पढ़ाते हैं। गगन सर है जो एडवांस मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। गगन सर हर किसी को पचते भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इनका समझ आ रहा है तो उनका पढ़ लो, नहीं तो कोई ऐसा टीचर जो आपको बेसिक तरीके से पढ़ाता हो उससे पढ़ लो। इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि हमने यूट्यूब से पढ़ाई करी, हमने पेड से पढ़ाई करी, हमने किस टीचर को फॉलो करा, जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स है क्या हमने उसको फॉलो करा तो हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं। आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, केवल सिलेक्शन उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे झोपड़ी में रह के जिनके पास में सुविधाएं भी नहीं हैं, वो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं के बजाय कुछ बढ़िया AC में बैठ के भी कोई आउटपुट नहीं लेकर आते हैं। तो देखो, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना, जो संसाधन आपके पास में है दी बेस्ट है, ठीक है, उसी को काम में लेना है। आदित्य रंजन सर है, इन्होंने भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, कोई भी टॉपिक डालो आपके पास बहुत सारे टीचर रिकमेंडेशन में आएंगे। जिस भी टीचर की आपको लैंग्वेज अच्छी आ रही है, समझ आ रही है, ये समझ आ रहा है कि हाँ इन टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनको फॉलो करते जाओ, फिर एक ही टीचर पढ़ो। मतलब आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करना, बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं करना, एक सिंपल बुक लेनी है, एक सिंपल टीचर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपने सर है राहुल टियोटिया सर जो कि RWA पे पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, तो किसी भी टीचर्स जिसकी लैंग्वेज आपको समझ आए पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अपना टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ना है, PYQ लगाकर आपको अपना लेवल देखना है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, मॉक लगाकर आपको ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एनालिसिस लगाने से क्या पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी कमियां हैं, कमियां ढूंढनी है और उन पर काम करना है। पेड कोर्स की बात करूँ तो कोई भी टीचर का जिसको भी आप पसंद करते हैं या जिसका भी आपको लग रहा है उनका ले सकते हैं। बाकी केवल यही एक तरीका था, यही एक निचोड़ था जो मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया, इससे बेटर कोई भी आपको नहीं बता सकता। मेन चीज़ यही थी कि अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, टीचर्स एक ही टीचर फॉलो करना है, जो भी आप टीचर फॉलो करें। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ बच्चे अर्थमेटिक के लिए अलग टीचर और एडवांस के लिए अलग टीचर ले सकते हैं, पर जो लिया उसको दी बेस्ट मानकर उसमें अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा दूसरों की देखा देखी, किसी ने पेड कोर्स लिया है, किसी के पास में iPad है पढ़ने के लिए, किसी के पास में जो चीज़ है उनको नहीं फॉलो करना, जो आपके पास में है उन्हीं को अच्छे से अच्छा रिसोर्स मान के उनको अच्छा आउटपुट लेना है। बाकी आपके अभी मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है मुझे बता सकते हैं। PYQ अगर आपको चाहिए 2020 की और 2023 की, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट अप्रोच उसके साथ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितने अगर आपके मैक्स टू मैक्स अगर कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि देखो वीडियो बनाने से पहले उस पर मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत तभी सफल होगी जब आपका उसमें अच्छा आउटपुट रहेगा। क्योंकि 10-12 घंटे ड्यूटी करके कोई आदमी इतना नहीं कर सकता कि वो अपना भी काम करे और आपके लिए भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दे। वो तभी अगर आपका अच्छा आउटपुट रहेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ, अगर 4-5 बच्चे भी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो ही फ़ायदा होगा ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको PYQ चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।